हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो सभी, क्या हाल है? आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मरुधर्री कलम पर। तो दोस्तों, आज हिंदी का पेपर हुआ था आपका, और आशा करता हूँ कि सभी का अच्छा ही पेपर हुआ होगा, क्योंकि आज को सफल बनाने के लिए हो सकता है शायद आपने कल मेहनत की होगी। चलो देखते हैं आज का पेपर क्या कैसा रहा है। यह है पेपर आपका माध्यमिक परीक्षा 2024 सेकेंडरी एग्जामिनेशन हिंदी 80 नंबर का। तो इसमें देखते हैं क्या क्या कैसे प्रश्न हैं। एबेसदा प्रश्न जो हैं 12 प्रश्न हैं, वो 12 के 12 एकदम सरल प्रश्न आए हुए हैं आपके। पहला प्रश्न है कि रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। रस प्लस इया प्रत्यय आपको पता है शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो जो इया है ये इसका राइट क्वेश्चन होगा, राइट आंसर। 1 नंबर पक्का है अगर किसी ने भी इया प्रत्यय किया है तो। दूसरा प्रश्न है गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। गुण स्वर संधि में कौन सा उदाहरण आपको सही लगा है, सबसे अलग ही दिख रहा है? ए ऑप्शन रमेश, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। उत्साह कविता के कवि, उत्साह कविता के कवि आप सबको पता है निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा। भाषा आपको पता तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की है वो अवधी भाषा में की है, ब्रज भाषा में की है कबीर सूरदास जी ने, जो पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट तुलसीदास जी का अवधी भाषा में लिखा हुआ है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। तो गोपियों के पास जो योग संदेश लेके आया था, कौन लेके आया था? उद्धव लेके आया। तो भ्रमर को बहाना बना करके उन्होंने उद्धव को व्यंग्य बाणों से प्रताड़ित किया था। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन होगा, उद्धव। आगे वाला प्रश्न है नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो नागार्जुन का जन्म हुआ बिहार में, ए ऑप्शन। इसके बाद कैप्टन किसका नाम था? तो कैप्टन पान बनाने वाले का नाम था नहीं। कैप्टन और कौन सा था? एक हवलदार नाम था। हवलदार के अलावा और कौन था जो चश्मा लगाया करता था मूर्ति पे? तो इसका मतलब चश्मे वाले का राइट आंसर ये होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक। लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक है, आप सभी को पता है, ऑप्शन ए यशपाल। इसके बाद बाल गोविंद भगत पाठ की विधा अब एक विशेष व्यक्ति पर लिखा हुआ है, तो क्या हो सकता है? रेखा चित्र, ये रेखा चित्र इसका ऑप्शन। ये संस्कृति का परिणाम, संस्कृति का परिणाम आप सभी को पता है कि संस्कृति से क्या उत्पन्न हुई थी? सभ्यता उत्पन्न हुई थी, तो संस्कृति का परिणाम सभ्यता होगा। हमारे समाज में नाक प्रतीक किसका है? हर बात पे कहा जाता है कि नाक कटा दी, नाक कटा दी। इसका मतलब नाक का प्रतीक होगा इज्जत का, सम्मान का। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अंतिम, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है देहाती दुनिया, क्योंकि जो माता का अंचल पाठ है उस पाठ में, और जो लेखक परिचय है, पाठ परिचय है, इसमें ही दिया हुआ है इसका नाम देहाती दुनिया। तो ये हैं आपके 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आशा करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों का सही होगा। इसके बाद व्याकरणिक प्रश्न जो रिक्त स्थान वाले हैं, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दोष, दशा के नाम को क्या कहते हैं? कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो इसमें होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कक्षा 5 और 6 के बच्चे भी कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो विशेषता बताने वाले क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। इसके बाद वे क्रियाएं जिसके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बिना कर्म की क्रिया को क्या नाम के नाम से पुकारा जाता है? अकर्मक क्रिया के नाम से। तो तीसरे प्रश्न में होगा अकर्मक क्रिया। इसके बाद है चौथा, वे
खालिस्तान शब्द जो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसका आंसर प्रश्न में ही दिया हुआ है। वे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द होते हैं जो दूसरे वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ते हैं, जिन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में आ जाएगा अव्यय या अविकारी। इसके बाद है वे शब्दांश जो किसी शब्द की, अब देख लो आगे क्या लिखा हुआ, प्रत्यय लिखा हुआ है या उपसर्ग लिखा हुआ है। प्रत्यय लिखा हुआ है तो आपको सभी को पता है कि प्रत्यय शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग शब्दांश के प्रारंभ में जुड़ते हैं, तो इसमें हो जाएगा अंत में। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें बच्चे कंफ्यूजिंग हैं। हिंदी में उपसर्ग रियल में होते हैं 3 प्रकार के, और 4 प्रकार के इसलिए बोले जाते हैं कि इसमें उर्दू और विदेशी शब्दों को अलग अलग दर्शाया गया है। रियल में हिंदी में उपसर्ग 3 ही होते हैं। तो ये थे आपके जो ग्रामर से, व्याकरण से जो प्रश्न है रिक्त स्थानों वाले। इसके बाद अपठित गद्यांश, कितना सरल गद्यांश आया हुआ है। वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा ऐसे नव युवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में, अपनी शक्ति में विश्वास करते हो। विवेकानंद की दृष्टि से नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। भारत की राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने आप को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। राष्ट्र भक्ति कोई भावना नहीं है, उसका आधार विवेक और प्रेम है, जिसकी अभिव्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करते हुए बाहरी भेदभाव को भूलकर हर एक मनुष्य से प्रेम करने में देखी जा सकती है। विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह आपका अपठित गद्यांश कितना सरल है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? राष्ट्रभक्ति अर्थात राष्ट्र भावना, अर्थात राष्ट्र निर्माण, अर्थात राष्ट्र में युवाओं का योगदान। इतने इसमें शीर्षक हैं, इनमें से कोई भी एक आपने लिखा बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न है वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है, तो वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है इसी गद्यांश में लिखा हुआ है। वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, जो हष्टपुष्ट हों, शरीर से निर्भय हों, बिना किसी डरने वाले ऐसे नव युवकों की आवश्यकता इस राष्ट्र को है, जो अपने आप में, अपनी शक्ति में विश्वास करते हैं। ऐसे युवक इस राष्ट्र को चाहिए। राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है? राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा गरीबों को, भूखों को और पीड़ितों की सेवा में अपने आप को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। इसके बाद प्रश्न है विवेकानंद के उपदेश का क्या ध्येय वाक्य है? विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य यह है कि उठो जागो तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कि हे शेरों, उठ जाओ और जाग जाओ, दौड़ते रहो जब तक आपको मंजिल प्राप्त न हो जाए, तब तक रुको मत, चाहे कुछ भी हो जाए, भूखे प्यासे कैसे भी हो, दौड़ते रहो। तो आपको भी अब इस मंजिल को प्राप्त करना है, इसलिए बच्चों रुकना मत, लगे रहो। राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना गया है? राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार, जैसे इसी में वाक्य में प्रेम और उसके अभिव्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करते भारी भेदभाव को भूलकर हर एक मनुष्य से प्रेम करने में देखी जा सकती है। यही राष्ट्रभक्ति का मुख्य आधार माना जाता है। इसके बाद है अपना एक अपठित पद्यांश कि हे कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़े, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं वह पाता। इसमें देखो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक हे कौन विघ्न ऐसा, मतलब इसमें मानव की जो लीला है, मानव के जो गुण हैं, उन्हीं गुणों का बखान किया गया है। तो इसका शीर्षक हम बता सकते हैं कि बिल्कुल मानव के जो गुण हैं वो होंगे, मानवता होगा अर्थार्थ में। इसके बाद पूछा है कि आदमी के मग में कौन नहीं टिक सकता है। आदमी के मग में विघ्न मतलब जो परेशानी है, मुसीबत है, वो आदमी के मग में टिक नहीं सकता है।
विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, ऐसा कोई विघ्न नहीं जो आदमी के मग में टिक जाए। इसके बाद प्रश्न है अपना, पत्थर कब पानी बन जाता है? अरे वाह भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मानव जब जोर लगाता है तब पत्थर भी पानी बन जाता है, मतलब अपनी बुद्धि से, अपने गुणों से वो किसी भी प्रकार के, पत्थर का मतलब होता है कठोर दिल आदमी जो होता है, उसको भी मानव जो है, मानव के गुण जो हैं वो भी उसको पिघला करके पानी बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है, रोशनी किसे नहीं मिलती? रोशनी उन्हें नहीं मिलती जो बत्ती जो नहीं जलाते हैं, अर्थात जो अपने मन की जो चेतना को है उसको जागृत नहीं करते हैं, उन्हें रोशनी अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? हाँ भाई, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के पांव उखड़ जाते हैं, मतलब दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ जब व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है तो पर्वत जैसे कठिन भी कार्य भी जो है, पर्वत मतलब इतना हार्ड और ऊंचा है, उस जैसी भी मुसीबतें भी हैं वो भी उनके आगे छोटी पड़ जाती है। इसके बाद प्रश्न है, मेहंदी के बीच क्या छिपा है? मेहंदी के बीच सब जानते हैं आप, मेहंदी के बीच लाली छिपी होती है। मेहंदी जैसे ही रचाई जाती है हाथों पे, तो उस मेहंदी की जो लाली है वो हाथों पर निखार ला देती है। इसके बाद आगे वाला प्रश्न देखते हैं। वाह भाई, प्रश्न किताब से भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी है? शहनाई क्या होती है? तो बिस्मिल्लाह खान बजाया करते थे, और डुमराव, अब इसमें दो संबंध है। शहनाई बजाने वाले जो बिस्मिल्लाह खान थे वो डुमराव से थे, और दूसरा शहनाई बनाने में जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वो रीड डुमराव गांव की सोन नदी के किनारे पे पाई जाती है। तो दोनों संबंध हैं शहनाई और डुमराव में। हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी? हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा था तब उनकी दृष्टि से ये बात खटकती थी कि भाई इसमें भी देश भावना, मतलब देशभक्ति की भावना है, और इनको भी मतलब देश में जो भी लोग हैं देशभक्ति की भावना को निखार लाने वाले, वो अभी तक इस सृष्टि में है। छोटे बच्चे की मनोहरी मुस्कान देख करके कवि के मन में क्या भाव उमड़े? यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर, छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में एक आशावादी जो भाव है वो उमड़ जाती है। वो सोचता है कि मेरी आज इस टूटी हुई झोंपड़ी में, अर्थात हृदय में, एक जो कीचड़ में खिलने वाले कमल है वो कमल यहाँ खेलने को आ गए, अर्थात एक आशा की भावना जगी हुई। उत्साह कविता का मूल भाव, सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला द्वारा जो उत्साह कविता लिखी हुई है उसका मूल भाव, मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश युवाओं को दिया गया है। उत्साह का मतलब जोश होता है, जोश के माध्यम से युवाओं को संगीत दिया गया है। इस राष्ट्र निर्माण में, इस राष्ट्र के उत्थान में गंगटोक शहर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई? गंगटोक शहर को देख करके लेखिका को जो पाठ में दिया हुआ है इतना मतलब देख करके इतनी आनंदित हुई और एक नए जीवन के रूप में अपने इस जीवन को पाया गया। उन्होंने बताया कि सम्मोहन जो उनका मन है वो हुआ था, खुश हुई थी, सम्मोहन जागा था। लिखते हुए भी आनंद आपने अनुभव किया होगा। इंद्रियों की जो चेतना थी, इंद्रियों से उन्होंने परे आगे बढ़ कर के सोच लिया था। गंगटोक का मतलब इतना जो उनका सुंदरता थी, उनका सौंदर्य था वो इतना मन भावन था। सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई? माता कांचल पाठ के आधार पर जैसे ही बच्चों ने चूहों के बिल समझकर उस चूहों के बिलों में पानी डाला था, तब वहां अचानक सांप निकला था। गणेश जी की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप निकल आया था। वहां से बच्चे भागने लगे तुरंत, और कांटों से उनके पैर छलनी हो गए थे। भागते भागते जो भोलानाथ है वो सीधा अपनी माँ के पास जा कर के माँ के आंचल की छाया को उन्होंने महसूस किया। माँ ने उसे उनके घावों पर जो भागने से, जो कंकड़ पत्थरों से उनके पैरों में जो चोटें आई थी, उन पे एक मतलब जो देसी दवा हम बोलते हैं हल्दी की मालिश की थी, हल्दी लगाई थी उनके घावों पर। इसके बाद आगे का प्रश्न है, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करें। कितना सरल मुहावरा आया, नमक मिर्च लगाना। एक तो जैसे मान लो कोई सलाद हो, सलाद का टुकड़ा, एक तो इसको साधारण रूप से खाना,
और दूसरा उस पर नमक मिर्च लगा के खाना। मतलब एक नॉर्मल बात कहना, एक उसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, एक मुहावरे का ये अर्थ है। वाक्य में प्रयोग आप सभी को आता है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 12। पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही है। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा है। मतलब शरीर को सुशोभित करने के लिए कपड़ों का जब आविष्कार हुआ था, उससे पहले सुई धागे का आविष्कार हुआ था। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। निठल्ला का मतलब होता है बिना किसी काम के बैठ नहीं सकता। तो इसमें बताइए आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही होगी। आग के आविष्कार में प्रेरणा, मुख्य प्रेरणा जो थी वो पेट की ज्वाला थी कि पेट की ज्वाला अर्थात जो भूख थी, भूख ने आग का आविष्कार करवाया। तो प्रेरणा हम पेट की ज्वाला मान सकते हैं। शरीर को सजाने के लिए प्रवृत्ति किसके आविष्कार का कारण बनी? सुई धागे के आविष्कार का कारण बनी थी। खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि उन्हें मोती भरा थाल दिखता है। उस थाल के बारे में वो आविष्कार करना चाहता है, पूछना चाहता है कि ये है क्या, उसका आविष्कार करना चाहता है। वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता? निठल्ला नहीं बैठ सकता। लास्ट में दिया हुआ है। अथवा में है आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला। इनमें से एक करना था आपको। तो ऊपर वाला एकदम सरल है और नीचे वाला जो किसने किया है प्रश्न एकदम सरल प्रश्न है। इसके बाद है आपका जो मुख्य पठित पद्यांश। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की घाघरी बूंद न ताको लागी। वाह 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 वाह। गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है। व्यंग्य के रूप में उन्होंने बड़भागी कहा है कि आप तो बहुत बड़े भाग्यवान हैं, आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हो पाए। उससे बड़भागी मतलब उसे बड़भागी क्यों कहा है? दूसरा प्रश्न इसी में पूछ लिया, उसे बड़भागी क्यों कहा है? बड़भागी उनको व्यंग्य के रूप में कहा है, व्यंग्यार्थ में। पुरैन पात से क्या है? पुरैन का मतलब कमल होता है और पात का मतलब पत्ते होते हैं। तो पुरैन पात का मतलब होता है कमल के पत्ते। तेल की गागरी, पानी में डुबोने पर क्या होता है? तेल की गागरी को जब पानी में डुबाया जाता है तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है। अथवा में है मधुप गुनगुना कर जयशंकर प्रसाद की है। इसी में से ऊपर वाला एकदम सरल था और मुझे लगता है कि सभी ने उद्धव वाला किया होगा। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई भाई? आप सभी को पता होगा, आपने पाठ पढ़ा है। जब उन्होंने देखा था कि जो मूर्ति थी उस पर रोज चश्मा लगाया हुआ मिला करता था, लेकिन आज वो चश्मा नहीं लगा हुआ और एक सरकंडे का जो चश्मा लगा है, उस चश्मे को देख करके हालदार के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि जो आजकल की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, भावी पीढ़ी, उसमें भी देशभक्ति की भावना ठूस ठूस कर भरी हुई है। ये इसकी उत्तर जो सीमा थी वो लगभग 50-60 शब्द की उत्तर सीमा थी। अथवा में एक प्रश्न है, लखनवी अंदाज व्यंग्य में लेखक ने किस वर्ग पर कटाक्ष किया है? उसमें जो नवाबी लोग हैं, पतनशील जो सामंती वर्ग है, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है। तो इसको आपने 50-60 शब्दों में लिखना है इस कहानी के साथ में। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। वाह भाई, तुलसीदास जी वाला पद, राम लक्ष्मण परशुराम समाधि से जो पाठ आया है। पंक्ति के आधार पर बताइए परशुराम ने राम के किस कार्य को शत्रु के कार्य के समान बताया है? जब राम ने स्वयंवर था तब वहाँ पे धनुष, शिव धनुष जो था उसको छूते ही वो टूटा था। उसको तोड़ा देख करके परशुराम ने कहा है कि जो धनुष तोड़ने का काम जिसने भी किसी ने भी किया है वो मेरे शत्रु के समान है। आगे वाला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता अट नहीं रही है में वर्णित फाल्गुन की मोदकता का वर्णन। फाल्गुन महीना जो अब चल रहा है, होली वाला,
होली है भाई, होली है, इसी का वर्णन करना है कि इस होली में अपने प्राकृतिक सौंदर्य में क्या क्या निखार आता है, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जैसे कि जगह जगह पर खुशबू, जगह जगह पर पेड़ पौधों में नए पल्लव, फूलों का खिलना, लोगों में मस्ती का भाव उमड़ना। आप सभी को पता है, ये आपसे छुपा नहीं है, सब कुछ पता है भाई आज। इसके बाद है 16वां प्रश्न, तुलसीदास जी के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय शायद मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने टेस्टों के माध्यम से बहुत प्रैक्टिस की होगी। जैसे कि नॉर्मल रूप में मैं आपको बताता हूँ कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ था बांद्रा जिले के राजापुर गांव में, सन थी 1532, और माता पिता बाल्यावस्था में माता पिता के वियोग के कारण उन्होंने असहाय दुख सहन करना पड़ा था, और गुरु नरहरिदास के सहायता से मानो उन्होंने अपना जीवन शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। और पत्नी जो रत्नावली थी, उनकी फटकार के कारण उन्होंने संसार का त्याग किया था। उन्होंने जो कविताएं अपनी जो काव्य कृतियाँ लिखी थी वो था रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये बहुत सारी उन्होंने काव्य रचनाएं की थी। अवधी भाषा में उन्होंने अपने जो रचनाएं हैं उनका लेखन किया था। इसके बाद अथवा में मुझे ये लगता प्रतीत होता है कि आपने कवियों का ही परिचय याद किया है, क्यों नहीं। आपने मॉडल पेपरों के आधार पे उन्होंने अनुमान लगा लिया होगा आपने कि दोनों आने हैं और अथवा में आने हैं, इसलिए आपने एक याद किया। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय था वो एकदम सरल जीवन परिचय है। जाने कितना रण है हम पर इन नदियों का, हम शिखरों का, आहा साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि मणि ने ऐसा क्यों कहा होगा। आपकी उत्तर सीमा इसके लगभग 60 शब्द में लिखनी है। जाने कितना रण है हम इन नदियों का, सर्दी में जमा जो बर्फ है, वर्षा ऋतु में नदियों के रूप में प्रवाहित होना, और हिम शिखरों का हिम जो बर्फ़ के शिखर हैं, वो बर्फ़ जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में पिघल करके और नदियों का रूप धारण कर लेती है, लोगों की प्यास बुझाती है। चारों तरफ जो त्राहिमाम त्राहिमाम मचा रहता है उसको मिटाती है और शांत करती है। तो ये आपको इसमें लिखना था। ये अथवा वाला क्वेश्चन है। इसके बाद निबंध है कन्या भ्रूण हत्या प्रस्तावना। कन्या भ्रूण हत्या का जो एक दो लाइन इससे संबंधित लिखनी थी। हत्या के कारण क्या रहे हैं, लोगों की क्यों हत्या की जाती थी, उनको लिखना। कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम क्या हैं, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, और उपसंहार लिखना था। शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता, वाह ये भी एकदम सरल है। मोबाइल आप सभी को पता है, मोबाइल अपने लिए अपने जीवन में स्टूडेंट्स लाइफ के लिए कितना नुकसानदायक है और कितना लाभदायक है। बढ़ता ध्वनि प्रदूषण, ये जो कोलाहल है, इस कोलाहल से हमें क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति को क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे जीवन की स्मरणीय घटना, ऐसी कोई घटना जिसको मैं कभी भूल न पाऊँ। इसके बाद है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाहरपुरा का छात्र राहुल मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र। ऐसा कोई एक जी हाँ मारवाड़ी में बोलना, जी हाँ जुगाड़ करोगे 7 दिन मारो टेस्ट होता रहे, पुस्तकालय में जितनी चीज़ा मैं पढ़ी बिको और एक सप्ताह के रूप में भी माने प्रोत्साहित करे जाऊँ। यहाँ किसी कोई चीज़ा था ने प्रार्थना पत्र में लिखनी। स्वयं को रामगढ़ निवासी अर्जुन मानते हुए अपने मित्र राकेश को जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। साधारण एक अनौपचारिक पत्र लिखना था। इसके बाद है विज्ञापन। महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाई गई आचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन। विज्ञापन बताने की क्या ज़रूरत है आपको। विद्यालय में छात्रों द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं से निर्मित जो वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है और उनसे ऐसी कुछ प्रदर्शनी सुंदरता के लिए जो वस्तुएं बनाते हैं उनके लिए आपको एक विज्ञापन लिखना था। तो ये थे आपके प्रश्न 20 और इतना सरल प्रश्न पेपर जो प्रश्न पत्र था। आशा करता हूँ कि आप सभी ने ज़रूर अच्छा किया होगा और आगे ज़रूर पढ़ते रहिए। आपके पेपर अभी बाकी हैं 4 और उनको भी इसी क्रम में इसी सहनशीलता के साथ बिना किसी भय के करते रहें
और किसी भी बच्चे को डिप्रेशन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है एक आध नंबर कोई कट जाए, आपने सही किए हों, तो हम ये विश्वास भी करते हैं कि बोर्ड के द्वारा गलत नहीं किए जाएंगे। और आपकी गलती के कारण कोई एक आध 5 नंबर कट भी जाएं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जीवन बहुत बड़ा है, इस जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितनी आपके पास सीढ़ियाँ आएंगी। उन सीढ़ियों को आपको एक एक सीढ़ी पे चढ़ करके उस छत पर जाना है, अर्थात उस लक्ष्य को हासिल करना है जहाँ लड्डू रखे हों, अर्थात जहाँ आपकी मंजिल हो। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल मरुधर्री कलम पर। आपके साथ आपका सर SMS सर।